अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल पावर डायनामिक्स। ये सीएसएस के लिए बड़े इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि दुनिया की सियासत को और रीजन की सियासत को देखा जाए। इसके ऊपर किसी ना किसी एंगल से क्वेश्चन आ सकता है। हम 2020 में इंग्लिश एसए के पेपर में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ग्लोबल पावर डायनामिक्स क्या है। डायनामिक्स क्या है ग्लोबल पावर के? इसके दो डायनामिक्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं इसके। एक तो सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन, इसमें क्या आता है कि एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड कोऑप्ट, कि दुनिया की जो मुल्क हैं, दूसरे ममालिक हैं, उनके साथ कोऑप्शन की पॉलिसी जो सॉफ्ट पावर है वो अपनाती है, उनको अपने एम्बिट में लेके आती है, इंटीग्रेशन की पॉलिसी लेके आती है, उनकी इकोनॉमीज को अपनी इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट करती है, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन करती है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करती है अपनी, जो दूसरे मुल्कों को प्रोवाइड करती है, फॉरेन एड्स देती है। इससे क्या होता है कि उनकी दूसरे जो ममालिक होते हैं, जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप नेशंस है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है, अपना कल्चर प्रोजेक्ट करती हैं, अपनी पॉलिटिकल वैल्यूज उन तक पहुंचाती हैं और अपनी फॉरेन पॉलिसीज इस तरह की बनाती है कि दूसरे ममालिक को उससे फायदा हो सके और उसका अपना जो नाम है वो एक अच्छे उसको लफ्जों में याद किया जा सके। दूसरा इसका कंपोनेंट है जी हार्ड पावर का। हार्ड पावर जिस तरह आपको नाम से शो होता है कि ये मिलिट्री मीन्स के अंदर शो होती है, कि अगर आपने किसी मुल्क से अपनी बात मनवानी है, उसके ऊपर मिलिट्री थ्रेट उसको दे दो। अगर वो नई बात मान रहा, उसके खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दें, जिस तरह यूएस ने किया है ईरान और नॉर्थ कोरिया के ऊपर। उसने उनको इकोनॉमिकली आइसोलेट कर दिया और कोर्सिव डिप्लोमेसी अपनाते हैं कि उनको दबाने की कोशिश की जाती है। ये तो होगी हार्ड पावर। हमने इसमें कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी भी देखी है कि कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होती है कि अगर तो वो बड़े आराम से और प्यार से बात मान जाता है तो ठीक है, उसको कैरेट देते हैं, वरना अगर नहीं बात मानता तो उसको स्टिक से उसको बात अपनी, मतलब जोर से अपना उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसे अपनी बात मनवाई जाए। बिग स्टिक डिप्लोमेसी हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बयान किया था, उसको डिस्कस किया था। तो ये है जी दुनिया का मैप। इसमें आपको पता चलेगा कि दुनिया की सियासत हो कहां कहां पे रही है। सबसे पहली चीज तो देखें कि एक जिस तरह कहा जाता है कि अब जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं वो शिफ्ट हो रही हैं यूरोप से एशिया की तरफ। ये जो एरिया है, अब ये दुनिया का पावर हब बन चुका है। इसको बैटल ग्राउंड भी आप कह सकते हैं और यहां इसको पॉलिटिकल ग्राउंड भी कह सकते हैं। अब दुनिया की सियासत इस एरिया में हो रही है, तो ये एरिया इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे जितनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो प्रिडोमिनेटली इस एरिया में हो रही है। जिस तरह हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वो किया भी है कि साउथ इंडो पैसिफिक का इशू है, मिडिल ईस्ट का इशू है, साउथ एशिया का इशू है, तो मल्टीपल इश्यूज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अगली स्लाइड पे आते हैं तो देखते हैं कि यार अब चेंज किस तरह हो रहा है, रीजनल और ग्लोबल पावर डायनेमिक्स जो है वो चेंज किस तरह हो रहा है, क्या क्या वो चीजें हैं जो इसको चेंज कर रही हैं। हम देखते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर 90s में अमेरिका एक यूनिलैटरल हेजेमॉन बन के उभरा, उसको कोई चैलेंज करने वाला मौजूद नहीं था। लेकिन अब हम देखते हैं कि यूनिलैटरलिज्म से मल्टीलैटरलिज्म की तरफ दुनिया जा रही है, जहां पे यूएस एक बड़ी बिग पावर है, वहां पे चाइना, रशिया, ब्रिक्स ये उसको कंपीट कर रही हैं, उसको चैलेंज दे रही हैं कि भाई अब हम भी कुछ रखती हैं चीज। अब यूनिलैटरलिज्म से मल्टीलैटरलिज्म की तरफ दुनिया शिफ्ट हो रही है। इसको पावर ट्रांजिशन थ्योरी बड़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ेंगे कि किस तरह ये थ्योरी इसको देखती है कि दुनिया किस तरह यूनिलैटरलिज्म से मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाती है। अगली चीज आ जाती है, हम देखते हैं कि किस तरह ग्लोबल पावर डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं कि चाइना इमर्ज हो गया एज अ न्यू इकोनॉमिक जायंट। उसने ना सिर्फ रीजन के अंदर अपना क्लाउड बना लिया इकोनॉमिक, बल्कि ग्लोबली अपना इकोनॉमिक क्लाउड बना लिया और दुनिया की इकोनॉमीज अब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसने लोन्स दिए, एड्स दे रहा है, दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, उनकी इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन कर रहा है, उनकी रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो उसको अपनी दुनिया की मईशतों को उसने अपने मईशत के अंदर इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया, अपना क्लाउड बना लिया, बढ़ा लिया। दूसरा कि वो जहां देख रहे हैं कि जहां जहां यूएस या उसके एलाइज हैं उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है, कि जहां पे यूएस का इन्फ्लुएंस है उधर पहुंच जाता है और उसको रिप्लेस करता है। और किस तरह कर इसकी केस स्टडीज हैं कि बीआरआई उसने बना दिया, ना सिर्फ यूरेशियन रीजन बल्कि अफ्रीकन रीजन को भी उसने कनेक्टिविटी दे दी है, अब उसको अपने एम्बिट के अंदर ले आया। इंडो पैसिफिक रीजन में देखा जाए प्रिडोमिनेटली जो प्राइमरीली जो पैसिफिक रीजन है उसमें उसने टीपीपी को रिप्लेस करवा दिया आरसीईपी से। चाबहार पोर्ट जो इंडिया को निकलवा के अब उसने खुद वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ईरान को भी अपने एम्बिट में ले आया है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि वो बड़ा रिसर्जेंट होकर उभर रहा है, ना सिर्फ रीजनली बल्कि ग्लोबली। अब रशिया की इमरजेंस कैसे नजर आती है, उसकी रिसर्जेंस।
उसने क्राइमिया को नेक्स्ट कर लिया। ईस्टर्न यूरोप में उसकी और यूएस की जो पावर टसल चल रही है, ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स चल रही है, वहां पे हम देखते हैं कि रशिया की बड़ी रिसर्जेंस है। और अगला रिसर्जेंस उसकी मिडिल ईस्ट में है, कि मिडिल ईस्ट में जहां पे एंटी यूएस उसको फैक्शन मिलता है उसको जाकर सपोर्ट करना शुरू कर देता है। तो हर तरफ उसको जो है जो रशिया वो यूएस को चैलेंज दे रहा है। इंडिया जो सेल्फ स्टाइल्ड हेजिमोन बना हुआ है, उसको यूएस की बैकिंग है, वो समझता है जी अब मैं चौधरी हूँ इस पूरे रीजन का, तो उसने आके आर्टिकल 370-35A को रिवॉक कर दिया। उसने ये समझा कि मैं एक रीजनल हेजिमोन बन गया हूँ, अब मैं मुझसे कोई पूछेगा नहीं। अगली चीज उसने क्या की कि अपनी ब्लू वाटर नेवी बना रहा है। ब्लू वाटर नेवी इसलिए बना रहा है कि जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसके अगेंस्ट उसने अपनी पॉलिसी निकाली है, डायमंड नेकलेस पॉलिसी, कि चाइना की जो ब्लू वाटर नेवी है उसको चैलेंज देने के लिए उसने अपनी पॉलिसी निकाल ली है, अपनी ब्लू वाटर नेवी के ऊपर काम कर रहा है। अब अगली चीज जो है साइनो रशियन अलायंस, कि जहां जहां पे ये दोनों रशिया और चाइना देखते हैं, अब ये एक पेज पे, क्योंकि इंटरेस्ट सेम है, इंटरेस्ट इनके जो है कन्वर्ज कर गए हैं। अब ये जहां पे इनको यूएस की हेजमनी नजर आती है उधर पहुंच जाते हैं और यूएस को जाके चैलेंज करते हैं। तो इस तरह हम देख लें कि पावर जो स्ट्रगल है, जो पावर पॉलिटिक्स है, वो इस तरह चल रही है, इस तरह शेप हो रही है दुनिया। दुनिया की जो सियासत है वो इस तरह शेप हो रही है कि अब सिर्फ यूएस एक हेजमोन नहीं है, अब मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ कुव्वतें और भी आ गई जो उसको चैलेंज दे सकती हैं। सऊदी ईरान क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। अब सऊदी और ईरान कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मिडिल ईस्टर्न और जो एशियन रीजन है इसके ऊपर इनकी डोमिनेशन हो, और इसके लिए वो एक दूसरे के साथ गाय बगाए प्रॉक्सीज में पड़े हुए हैं। मुख्तलिफ अपनी उन्होंने प्रॉक्सीज उतारी हुई जो एक दूसरे के इंटरेस्ट के साथ खेलती हैं। तो उनकी ये क्यों हो रहा है? अपनी डोमिनेशन के लिए। अब यूएस क्या कर रहा है? अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा है। जब वो अफगानिस्तान से विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे भी हम देखेंगे एक गेम शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अब यूएस का जो वो एक थी कि यहाँ पे प्रेजेंस जो थी वो हम देखते हैं कि वो अब खत्म हो रही है, वो रिट्रीट कर रहा है अपनी फोर्स को वहां से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा, वो हम अपनी अगली स्लाइड में बात करेंगे। मिडिल ईस्टर्न टर्मोइल बड़ा वो इंटेंसिफाई हुआ है। सीरिया को देख लें, लिबिया को देख लें, ईरान को देख लें, इराक को देख लें, तो वहां पे बड़ी पावर स्ट्रगल चल रही है। उनका बड़ा फ्यूचर जो है उनका अभी कोई पता नहीं कि उनका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि मुख्तलिफ पावर्स की वो प्रॉक्सीज की बैटल ग्राउंड बना हुआ है। वहां क्यों बना हुआ है? क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है और उस रीजन को डोमिनेट करने के इंटरेस्ट है। ट्रेड वॉर्स हो रही है। अमेरिका ने जब देखा कि उसकी इकोनॉमी जो है वो खराब हो रही है, उसने प्रोटेक्शनिज्म की तरफ चला गया। अब वो प्रोटेक्शनिज्म के ऊपर वो से लिंक करके वो ट्रेड वॉर उसने चला दिए। अब उसका इसका पर्पज ये कि चाइना की जो बढ़ती हुई मैशत है उसको कर्टेल किया जाए, उसको कंटेन किया जाए। उसके लिए वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ चला गया। इसको इकोनॉमिक नेशनलिज्म में पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल रिलेशंस में, कि वो थ्योरी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की क्या कहती है और उसका क्या फ्यूचर होगा। अगला हम देख लेते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि पावर स्ट्रगल क्या है, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स क्या चल रही है, इसके डायनेमिक्स क्या है। अब इसके चैलेंजेस क्या है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अब ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, तो इसके कोई ना कोई इम्पैक्ट्स तो होंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो वो सबसे पहले क्या है कि हेजेमोनिक एम्बिशंस है ना जो इंडिया के, वो बनना चाह रहा है इस रीजन का हेजेमोन। वो अपने आप को एंटी चाइना समझता है, काउंटर वेट ऑफ चाइना समझता है। तो इसके लिए वो क्या कह रहा है कि अपनी पावर बढ़ा रहा है, ना सिर्फ मिलिट्री मीन्स में बल्कि इकोनॉमिक मीन्स में। तो हम देखते हैं कि जब वो अपने मिलिट्री मीन्स में वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ले रहा है, अपने जो एयरफोर्स को बढ़ा रहा है, नेवी को बढ़ा रहा है, तो इसमें पावर एक बैलेंस ऑफ पावर के अंदर जो है ना डिस्टेबलाइजेशन आ जाएगी। और जब ये बैलेंस ऑफ पावर डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे खतरा है कि यहाँ पे जंग ना शुरू हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। पाकिस्तान को अब क्योंकि देख रहे हैं कि एक बायलैटरलिज्म बल्कि मल्टीलैटरलिज्म का जमाना है, तो हमें बड़ी फॉरेन पॉलिसी, जो बैलेंस फॉरेन पॉलिसी लेके चलना पड़ा। यूएस नो डाउट एक बड़ी बिग पावर है, वहां पे अब चाइना भी उतनी बिग पावर है। तो हम अपने सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डाल सकते, ना चाइना की ना यूएस की। हमको इनके दरमियान बड़ी बैलेंस फॉरेन पॉलिसी लेके चलना पड़ेगा। कश्मीर का फ्यूचर अनसर्टेन हो गया, वो बैक बर्नर पे चला गया। अब कश्मीर का कुछ पता नहीं है, क्योंकि इंडिया को यूएस की बैकिंग है, और कश्मीर का इशू जो आज से साल पहले बड़ा हाइप उसकी क्रिएट हुई थी, हम देखते हैं कि वो ऐसा ऐसा ठंडा होना शुरू हो गया। तो अब उसका क्या फ्यूचर होगा किसी को नहीं पता। सऊदी ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी इंप्लीकेशंस डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएंगी, क्योंकि ईरान पाकिस्तान की बॉर्डरिंग स्टेट है और सऊदीया जो है इकोनॉमिकली पार करता है पाकिस्तान को। तो इन दोनों की जो कन्फ्रंटेशन है, जो इनकी टसल है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा। अगला, जब यूएस यहाँ से अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाएगा तो यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा तो मुख्तलिफ पावर्स और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो है इसको फिल करने की कोशिश करेंगे।
तो आया कि हम देखें कि क्या वहां पे दोबारा सिविल स्ट्राइक तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी जिस तरह 90s में स्टार्ट हो गई थी आफ्टर यूएस विड्रॉल, कोल्ड सिविल वॉर तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी? तो ये भी इसका भी इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर आएगा। अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है? क्या यूएस हेजेमॉन रहेगा? अगर नहीं तो क्या थ्योरी, कौन सी थ्योरी इसको कैसे एक्सप्लेन करती है? इसमें लॉन्ग साइक्लिक थ्योरी आती है, अगेन ये इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो लॉन्ग साइक्लिक थ्योरी वो एक इसका पैटर्न बताती है कि एक साइक्लिक पैटर्न है कि जिसकी एक हेजेमॉन होता है उसके बाद दूसरा हेजेमॉन उसको रिप्लेस करता है। तो क्या यूएस का अब वो टाइम आ गया कि अब यूएस की रिप्लेसमेंट होने वाली है? चाइना या रशिया या जो भी दूसरा मुल्क हो क्या उसको रिप्लेस कर लेगा? अगर यूएस उतर जाता है तो कौन उसके वैक्यूम को फिल करेगा? ये एक सवाल है। अभी तक तो हमें नजर आ रहा है कि चाइना, लेकिन ये दुनिया मल्टीलैटरलिज्म होगा, अकेला चाइना या अकेला यूएस जो है इसको इस वैक्यूम को फिल नहीं करेगा। अब मुख्तलिफ जो मल्टीपल जो कुव्वतें हैं वहां के इस वैक्यूम को फिल करेंगे। अगर जब देखें यूएस इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, अपनी हेजेमोनिक पोजीशन से तो नहीं उतरेगा। अगर उसको थ्रेट नजर आएगा तो वो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा, और जब इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगा तो वो आप देखेंगे कितना लीथल हो सकता है दुनिया के लिए, ना सिर्फ दुनिया की इकोनॉमीज के लिए बल्कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो सकती हैं और मुख्तलिफ दूसरे एस्पेक्ट्स में हमें इसको देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।